हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइज एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व किया था। इसी तरीके से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बीएससी नर्सिंग के कुछ पीवाईक्यूज जो लास्ट ईयर 2023 में पूछे गए थे। तो बेटा आज इस जो राजस्थान बीएससी नर्सिंग में जो आपका फिजिक्स का पेपर आपको देखने को मिल रहा है, उसमें 33 क्वेश्चंस आते हैं। इन 33 क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में सोल्व करेंगे। एक पार्ट आज हम 50% क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं इसका। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बाइनरी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? जैसा कि आप जानते हो बेटा, प्लेन मिरर यानी कि जो समतल दर्पण होता है उसकी पावर क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि प्लेन मिरर जो आपके ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज बनाता है वो क्या बनाता है? सेम साइज का बनाता है, ना उसको मैग्नीफाई छोटा करता है ना ही बड़ा करता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है उसका मैं बोल रहा हूं। पावर क्या होता है? डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग करने की कैपेसिटी क्या होती है उसकी बेटा? 0 होती है। अगर हमें, जैसा कि हम जानते हैं कि पावर क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। तो देखो, जब पावर आपका क्या हो गया बेटा? 0, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हो गया आपका 0। तो फोकस जो दूरी होगी वो क्या होगी आपकी? समतल दर्पण की, वो समतल दर्पण की दूरी होगी बेटा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, अनंत। तो आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा? ऑप्शन डी इसको आपका दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका प्लेन मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आर किसकी इकाई है? किलोवाट आर किसकी इकाई है? देखो बेटा, इसमें आपको चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका करंट यानी कि धारा, दूसरा आपका वोल्टेज, थर्ड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। वोल्टेज का जो यूनिट होता है यानी कि जो पोटेंशियल आपका वोल्टेज होता है, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वो होता है आपका बेटा वोट। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिक पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे को क्या देखने को मिलता है? क्या मिलता है मेरे को? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये तो क्या हो गया बेटा? किलोवाट आर, किलोवाट और टाइम का आर। तो ये जो यूनिट देखने को मिलेगी ये किसकी रहेगी? आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विद्युत ऊर्जा। किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड एक्स रे टू गामा रे इन वैक्यूम इज। निर्वात में एक्स किरणों की गामा किरणों की गति का अनुपात क्या है? यानी कि एक्स रे की स्पीड और गामा रे की स्पीड का हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप जानते हो एक्स रे और गामा रे दोनों किसके एग्जाम्पल है? किसके टाइप्स है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या है ये? टाइप्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप है दोनों ही। कौन कौन से? एक्सरे और गामा रे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो एक्स रे भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी और गामा रे भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। दोनों की स्पीड क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। दोनों की स्पीड सेम रहेगी तो रेशियो क्या रहेगा आपका? 1। ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई भी टाइप हो बेटा, एक्स रे हो, गामा रे हो, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, जैसे आप
जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हो सारी की सारी ही अपने वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, इक्वल स्पीड से ट्रेवल करती है। और जब दो पार्टिकल की स्पीड इक्वल है तो उनका रेशियो, उनका अनुपात भी क्या रहेगा बेटा, 1 रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। ये कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली। एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें खाली रेजिस्टेंस लगा है बेटा, रेजिस्टेंस मतलब सिर्फ प्रतिरोध लगा है, और ये एसी सोर्स, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, उनका चरण अंतर, फेज डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखना बेटा, एसी सोर्स का जो ईएमएफ है ई नोट साइन ओमेगा टी, ये गिवन होता है बेटा, हमें पता है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। मुझे किसके साथ कंपेयर करना है अपने ईएमएफ को, करंट के साथ। किसके साथ, करंट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो करंट क्या होता है बेटा, E बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो ई नोट बाय आर करंट की वैल्यू बनी, ई नोट बाय आर पीक वैल्यू बना करंट का। आई नोट क्या है बेटा, यहां पे पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई नोट क्या है आपका, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ई नोट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो देखो अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाला, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाला, दोनों को कंपेयर कीजिए बेटा। ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो एक ही साथ चल रहे हैं, मतलब फेज डिफरेंस क्या हो गया आपका, चरण अंतर क्या हो गया आपका, जीरो। चरण अंतर क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया बेटा इसका जीरो। आपको देखो पाई बाई टू भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पाई बाई टू का फेज डिफरेंस कब होता है, जब मेरे सर्किट में कैपेसिटर या इंडक्टर लगा हो। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है, लीड करता है। और इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है बेटा, लैग, पीछे रहता है करंट, ठीक है। तो अभी मेरे पास सिर्फ सर्किट में क्या था, एक प्रतिरोध था, एक रजिस्टर था, तो उस केस में फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, आपका जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं बेटा। आगे कह रहा है बेटा, ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है ना। ट्रांसफॉर्मर का आपने बेसिक देखा होगा बेटा, है ना। ट्रांसफॉर्मर एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना आउटपुट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। और जो प्राइमरी कॉइल है वो मेरा एक सोर्स से कनेक्ट होता है, प्राइमरी कॉइल मेरा क्या होता है बेटा, सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल और ये मेरा सेकेंडरी कॉइल। तो देखो इस सोर्स की वजह से, इस प्राइमरी कॉइल जो आपका सोर्स है एसी सोर्स है, इसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में कंटिन्यू करंट चेंज हो रहा है। कंटिन्यू करंट चेंज हो रहा है तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यू क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र कंटिन्यू क्या होगा, चेंज होगा। कंटिन्यू चेंज होगा तो इसमें क्या होगा बेटा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स हम जानते हैं, फ्लक्स होता है बी ए, फ्लक्स क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसका फ्लक्स, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स कहां से पास होगा, सेकेंडरी कॉइल से पास होगा। प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स किसके, कहां से पास होगा बेटा, सेकेंडरी से पास होगा। और जब एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल में पास हो तो हम कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। खुद की वजह से खुद में चेंज होना, किसी भी सर्किट का ईएमएफ खुद की वजह से इंड्यूस्ड होना सेल्फ इंडक्शन में जाता है, खुद की वजह से यानी कि एक की वजह से दूसरी कॉइल में चेंज होना म्यूचुअल इंडक्शन में जाता है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा बेटा वो पारस्परिक प्रेरण, सेकंड ऑप्शन म्यूचुअल इंडक्शन, एक की वजह से
दूसरे में, एक की वजह से दूसरे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में आपको पता है आउटपुट प्राइमरी कॉइल में जैसे, तो चलो ठीक है बेटा, प्रिंसिपल पे इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे क्या कहेगा, प्राइमरी कॉइल यानी कि एसी सोर्स का ईएमएफ दे दिया जाएगा, सेकेंडरी का पूछ लिया जाएगा, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए जाएंगे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए जाएंगे, है ना। तो उस तरीके से बहुत सारे हमारे इसमें क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, आसान सा ही है बेटा। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज, है ना। एक फोटोन है जिसकी आवृत्ति कितनी दिखा रखी है बेटा, न्यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, तो उसका संवेग कितना है ये मुझे निकालना है, फोटोन। ठीक है, फोटोन की प्रॉपर्टी होती है बेटा, फोटोन भी किस स्पीड से चलता है, फोटोन भी लाइट की स्पीड से चलता है। किसकी स्पीड से चलता है बेटा, लाइट की स्पीड से। पूछा गया है मेरे से मोमेंटम, संवेग। जैसा कि हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है बेटा वो होता है मास इनटू में वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब वेलोसिटी हमें पता है किस वेलोसिटी से मूव करता है मेरा फोटोन। मेरा फोटोन किस वेलोसिटी से मूव करता है, किस स्पीड से मूव करता है, लाइट की स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो m इंटू में c। ठीक है बेटा, मोमेंटम हो गया, संवेग हो गया m इंटू में c। बट जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हो आपको mc कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि मुझे अपने मोमेंटम का मुझे अपने फोटोन का मोमेंटम संवेग न्यू की फॉर्म में कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना है। एनर्जी मास इक्विवेलेंट आपने आइंस्टाइन का पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा बेटा आपने, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को मैंने C इंटू में C लिख दिया बेटा। तो एम सी की जगह मैंने पुट किया E बाय सी। E क्या है, वो ऊर्जा जो फोटोन अपने साथ लेकर चल रहा है, और वो कितना होता है आपका, E इज इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया बेटा मेरा, m इंटू सी की जगह मैंने लिखा E बाई सी। E आपकी ऊर्जा जो रहेगी एच न्यू डिवाइड बाय सी। तो देखिए मोमेंटम जो आपका संवेग पूछा था वो आ गया एच न्यू बाय सी। तो एच न्यू बाय सी आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपका मोमेंटम ऑफ ए फोटोन यानी कि फोटोन का संवेग आपने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द यूनिट ऑफ के, यानी कि के की इकाई क्या है ना। के की इकाई पूछी है, यानी कि के को हम कैसे मेजर, किस में मेजर करते हैं, है ना। तो के, आप सबसे पहले तो आप इस के बारे में देखिए बेटा, के होता है कूलम्ब्स लॉ सभी ने पढ़ा है ना। दो आवेश के बीच, दो चार्ज के बीच जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उस फॉर्मूले में देखा होगा आपने, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो के होता है बेटा ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसी की क्या पूछी है उसने, इकाई पूछी है, इसी की यूनिट पूछी है। तो मुझे के का यूनिट निकालना है, एफ इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। एफ होता है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, न्यूटन। आर दो आवेश के बीच, दो चार्ज के बीच डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो यहां पे आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। एक सेकंड बेटा, इसको वापिस कैलकुलेट करते हैं। के इज इक्वल टू एफ इंटू में, सही लिखा था हमने वैसे, एफ इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। एफ फोर्स, फोर्स हो गया बेटा न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की इकाई क्या होती है बेटा, कूलम। ठीक है, तो चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर
यानी कि सी स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास आंसर बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये मेरा इसका इकाई बन गया, ये मेरा इसका क्या बन गया बेटा, इकाई बन गया। तो देखिए कौन से ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है आपको, एन m2 c-2, एन m2 c-2 आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एन m2 c-2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। चलो देखना बेटा, आगे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट। जो मैटर वेव होती है, पदार्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य स्वतंत्र होती है। मतलब किस चीज पे, किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो फॉर्मूला सबको पता है बेटा, वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h बाय मोमेंट, मोमेंटम, लैम्बडा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन में मोमेंटम आया हुआ है, संवेग आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, यानी कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। उसने बोला इंडिपेंडेंट, कौन किस पे डिपेंड नहीं करती। चलो हम इस मोमेंटम को बेटा मास इंटू वेलोसिटी भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मेरा मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है, द्रव्यमान मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो सिर्फ क्या नहीं देखने को मिला अपने, मेरे को अपने फॉर्मूले में क्या देखने को नहीं मिला, मेरे को चार्ज देखने को नहीं मिला, यानी कि आवेश देखने को नहीं मिला। वही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। इसने पूछा था कि मैटर वेव, मैटर का मतलब क्या होता है बेटा, वो वेव जो अपने साथ द्रव्यमान मास कैरी करके चलती है ना। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, आवेश, आवेश पे इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस which can be used to produce a propagating electromagnetic wave, है ना। कह रहा है कि बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ईएम वेव उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। चार ऑप्शन है, देखो बेटा। पहला ऑप्शन है ए चार्ज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, ए चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं चारों कॉन्सेप्ट आपको, चारों ही ऑप्शंस का मतलब समझा रहा हूं, कौन सा ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है बेटा। आप सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए बेटा, जब चार्ज आपका, चार्ज आपका बेटा रेस्ट पे होता है, चार्ज किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चार्ज, अगर आपका रेस्ट पे है तो। ठीक है, अगर चार्ज आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो अब आपका चार्ज सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है बेटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं एक चार्ज लेस पार्टिकल, जिसपे कोई चार्ज ही ना हो, यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो कुछ भी नहीं बनाता बेटा, न्यूट्रॉन तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो लास्ट ऑप्शन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एन एक्सेलेटिंग चार्ज, यानी कि एक त्वरित चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो कंटिन्यू अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यही तो प्रॉपर्टी होती है ईएम वेव बनने की, यही तो कंडीशन होती है ईएम वेव बनने की, कि कोई चार्ज चल भी रहा है और अपनी स्पीड भी बढ़ा रहा है। यानी कि जब एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल आपको दिखाई देगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ लेकर चलेगा, एक साथ रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, एक त्वरित चार्ज, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा, हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर काम करता है ना। हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर काम करता है, देखना बेटा ध्यान से।
हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, जैसे ब्लास्ट होगा अपने बहुत सारी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करता है। कोई भी बॉम्ब जब ब्लास्ट होता है तो एनर्जी छोड़ता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर फिजन, विखंडन मतलब तोड़ना। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन मतलब दो पार्टिकल्स का मिलना। और एनर्जी रिलीज कब होती है, जब दो पार्टिकल्स मिलते हैं। फिजन में दो पार्टिकल्स, एक बड़ा पार्टिकल्स दो छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, और फ्यूजन में दो छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक हैवी पार्टिकल बनाता है, जिसमें एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हाइड्रोजन बॉम्ब का सिद्धांत किस किस सिद्धांत पे काम करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना क्वेश्चन कह रहा है, एक 12 वोल्ट के प्रकाश बल्ब से कनेक्ट करने पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट 24 वोल्ट मापा जाता है। तो करंट का पीक वैल्यू क्या है ना। कौन सा ट्रांसफॉर्मर दिया गया है बेटा आपको, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दिया गया है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्टेप अप इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, डिक्रीज करता है। कितना मेजर किया गया है, 24 वोल्ट मेजर किया गया है। तो करंट की पीक वैल्यू पूछिए, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। और करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो मेन वैल्यू का √2 टाइम्स होता है। रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा, ये करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पीक वैल्यू का, सॉरी मीन वैल्यू का √2 टाइम्स, √2 गुना होना चाहिए। तो सर मीन वैल्यू कैसे निकाले, अरे मीन वैल्यू का तो फॉर्मूला सबको पता है भैया, P इज इक्वल टू वी आई। पावर क्या होता है, यही तो होता है, P इज इक्वल टू वी आई। तो यहां से I क्या हो गया बेटा, P बाई वी। P कितना वोट बल्ब, 12 डिवाइड बाय कितना आउटपुट देता है, 24 वोल्ट, यानी कि 12 डिवाइड बाय 24, 1/2, यानी कि आधा एम्पियर आ गया मेरा वैल्यू किसका, मेन का। अब अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी बेटा, इसकी इसकी पीक वैल्यू मिल जाएगी। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो बेटा ऐसा कोई ऑप्शन आपको डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है कि √2/2, लेकिन जो मेरा डिवीजन में 2 है उसको क्या मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो √2 से √2 कैंसिल, तो पीक वैल्यू आ गया मेरे पास 1/√2, 1/√2। अब आपको ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है कौन सा वाला, ए वाला। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलो देखो, ये तो इसने किसकी पीक वैल्यू पूछी है बेटा, इसने बोला है पीक करंट का मान कितना है। अगर ये ईएमएफ की वैल्यू भी पीक पूछे तो उसमें भी यही आंसर रहेगा बेटा, जो पीक वैल्यू होता है ईएमएफ का वो √2 टाइम्स होता है मीन का, ठीक है। चाहे मीन करंट पूछे चाहे ईएमएफ पूछे, ठीक है, वाहक बल पूछे, दोनों में क्या रहेगा, पीक का मतलब बेटा √2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम चलो, ऊंचाई, ये कह रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन फ्रॉम ए टीवी टावर टू हाइट कैन बी रिसीव्ड टू प्रोपोर्शनल टू। बेटा इस क्वेश्चन को आप, हर बच्चे ने अब तक इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया होगा कि सर ये तो मेरा होता ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ टावर, है ना। कह रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मुझे मैक्सिमम दूरी बतानी है जिसपे एक टीवी टावर क्या कर सकता है बेटा, रिसीव कर सकता है ना। टीवी प्रसारण की अधिकतम दूरी किसके लिए अनुपातिक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि सर हमें पता है इसका फॉर्मूला ही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ टावर, यानी कि h⁻1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज।
विद्युत प्रतिरोध का आयाम क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, विद्युत प्रतिरोध। वैसे बेटा डायरेक्ट याद होना चाहिए है ना, बट कई बार क्या होता है बहुत सारी चीजें जब हम एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी देखते हैं ना तो भी कई बार होपलेस हो जाते हैं। तो होपलेस नहीं होना है, गलत ऑप्शंस को टिक नहीं करना है। अगर डायरेक्ट नहीं याद आ रहा है तो हल्का सा कैलकुलेट कर लो, टाइम जरूर 15 से 20 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, बिल्कुल बेसिक से देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अरे ओम्स लॉ ने क्या बोला, ओम्स का नियम यही तो है, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या बेटा, आर मेरा V बाई आई, ठीक है। V क्या है मेरा, पोटेंशियल, मतलब एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल बोलते हैं। तो V की जगह मैंने क्या लिखा बेटा, W बाई क्यू, ठीक है। मैंने लिखा W बाई क्यू इंटू में I। करंट क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आवेश डिवाइड बाई टाइम। तो Q क्या हो गया आपका, I इंटू में T, तो ये मुझे Q की वैल्यू भी मिल गई। तो R का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया बेटा, W डिवाइड बाई Q की जगह मैंने लिखा I इंटू में T, एक I पहले ही है, एक मैंने लिख दिया, तो क्या हो गया W डिवाइड बाई I स्क्वायर T। क्या हो गया बेटा, W डिवाइड बाई I स्क्वायर T, ठीक है। R इज इक्वल टू, प्रतिरोधक का अब आयाम आने वाला है क्या, W मतलब काम, वर्क, वर्क का होता है M1 L2 T माइनस टू, ठीक है भाई। नीचे I, ये आपकी क्या है बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि इसका होता है एम्पियर, A2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना करंट आपका, और T आपका क्या बेटा, टाइम, तो टाइम का T। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, देखना M1 L2, T1 नीचे, ऊपर जाएगा T माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो T माइनस थ्री, और एम्पियर का बेटा हो जाएगा A माइनस टू। अब आप अपने ऑप्शन को मैच कर सकते हो, M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी देखिए, M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू, ठीक है। डायरेक्ट याद है, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट याद नहीं है, आप जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चल